हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है रीजनल किंगडम्स 1। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लिटरेचर। और इस टॉपिक से पहले के जो टॉपिक्स हैं उनका जो वीडियोज़ है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिटरेचर होता क्या है। तो पहले जो राजा हुआ करते थे तो वो जो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, उसके बाद मोनूमेंट्स बनवाते थे, कुछ भी बनवाते थे, बायोग्राफीज लिखते थे, कुछ लिखते थे। तो इन सारे चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं हम लिटरेचर में, मतलब ये सारा चीज़ ही लिटरेचर कहलाता है। और इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं जिस डायनेस्टी के बारे में, वो अक्सर डायनेस्टी जो है डेक्कन रीजन से बिलोंग करते हैं। तो डेक्कन रीजन इंडिया में कहाँ है, अभी किस जगह पे है, वो सारा चीज़ अभी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर इज़ नाउन एज द डेक्कन। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि नर्मदा रिवर कहाँ है, कृष्णा रिवर कहाँ है। तो कृष्णा रिवर और नर्मदा रिवर, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, उसी एरिया को डेक्कन रीजन बोला जाता है। अभी नहीं, पहले बोला जाता था। Rashtrakutas, the Rashtrakutas were very powerful there. As you already know, the Rashtrakutas had to fight against the Palas and Pratiharas in the north and the Pallavas, Pandyas and Cholas in the south. They could not last very long as this continuous fight weakened them considerably. मतलब कि राष्ट्रकूटास जो थे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे डेक्कन रीजन में। और जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रकूटास जो थे उसे लगातार फाइट करना होता था नॉर्थ और साउथ वाले किंगडम्स के साथ। नॉर्थ में कौन कौन से किंगडम्स थे, पालाज, प्रतिहाराज, और साउथ में चोलाज, पांड्यास और पल्लवाज। और इसी कारण से ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए और ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। The Rashtrakutas were able kings and fighters. Their administration was effective, but continuous wars did not allow them to do much for people. They were patrons of art, architect, and literature. The famous Kailash temple at Ellora and the rock-cut Elephanta caves were carved in their times. They encouraged the growth of regional languages. मतलब कि ये जो राष्ट्रकूटास थे ये बहुत ही ज़्यादा एबल किंग थे। मतलब एक किंग के अंदर जो भी काबिलियत, खासियत होनी चाहिए, वो सारा राष्ट्रकूटास के किंग में आपको देखने को मिल जाता था उस समय में। और ये बहुत अच्छे फाइटर्स भी थे। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था, मतलब राज करने का, रूल करने का जो भी तरीका था, वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से था। लेकिन कंटिन्यूस वार के कारण ये सारा चीज़ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और वो लोगों के लिए कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाए। और वो जो थे राष्ट्रकूटास, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्ट में। और इसीलिए इन्होंने कैलाश टेम्पल एलोरा में बनवाया था, जो कि आज भी है। और रॉक कट एलिफेंटा केव्स भी बनवाया था, जो कि मतलब रॉक को, चट्टान को काट के उसके अंदर एक गुफा बनाया गया था। और ये जो थे, इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। They also provided assistance to the promotion of Shaivism, Vaishnavism, Jainism. Krishna III was the last great Rashtrakuta king. He defeated all his opponents in the south and captured Ujjaini in the north. However, after his death, the Rashtrakutas dynasty declined. मतलब कि ये जो राष्ट्रकूटास थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया था, सपोर्ट किया था शैविज़म, वैष्णविज़म और जैनिज़्म, इन तीनों धर्मों को, धर्म बोल सकते हैं, हाँ, मतलब शैविज़म होता है जो कि लॉर्ड शिवा को मानते हैं, और वैष्णविज़म होता है जो लॉर्ड विष्णु को, और जैनिज़्म जो कि जैन को मानते हैं, उन्हें ही बोला जाता है शैविज़म, वैष्णविज़म और जैनिज़्म। तो इन तीनों को भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया राष्ट्रकूटा किंग ने। और कृष्णा III जो कि लास्ट राष्ट्रकूटा किंग थे, उसने बहुत ही ज़्यादा अपने अपोनेंट वाले जो टीम थे, अपोनेंट वाला जो किंगडम था साउथ में, उसे हराया। और उज्जैनी इन द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में उज्जैनी था, उसे कब्जा कर लिया। लेकिन इसके मरने के बाद, इसके जाने के बाद राष्ट्रकूटा किंग का, मतलब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। अब अदर्स देखते हैं, मतलब दूसरे छोटे छोटे किंग डायनेस्टीज़। In the 10th century, the Rashtrakuta were overthrown by a Chalukya king named Tailappa. His successors came to be known as the Chalukyas of Kalyani or Western Chalukyas.
Their greatest ruler was Vikramanka. He and his successors built many temples at Aehol, Badami and Patadakal. 10th सेंचुरी में यानी कि 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटा जो थे वो ओवरथ्रोन यानी कि हार गए चालुक्य किंग तैलप्पा से, और तैलप्पा किंग के जो सक्सेसर थे यानी कि फॉलोअर्स थे उन्हें चालुक्य ऑफ कल्याणी या फिर वेस्टर्न चालुक्य के नाम से जाना जाता था। और इस चालुक्य ऑफ कल्याणी या वेस्टर्न चालुक्य का सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट किंग, ग्रेटेस्ट किंग विक्रमांका को माना जाता था वो, और उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए एहोल, बदामी और पतदकाल में। द किंगडम ऑफ यादव्स ऑफ देवागिरी वाज फाउंडेड बाय भिल्लामा in the 12th century. Soon they consolidated themselves between the Narmada and Godavari rivers. Flourishing trade made it a rich kingdom. However, in the 14th century, the Khalji rulers annexed their territories. मतलब जो किंगडम था यादव और यादव का जो कि देवागिरी के थे वो भिलम्मा द्वारा फॉर्म किया गया था, फाउंड किया गया था 12th सेंचुरी में, और जल्दी वो जो थे और उन्होंने जो ट्रेड स्टार्ट किया था वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सक्सेस हो गया, और इसके कारण ये किंगडम जो था बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया। और लेकिन 14th सेंचुरी में खलजी रूलर जो थे वो इनके टेरिटोरीज़ को कब्ज़ा कर लिया और ये इनका एक तरह से अंत हो गया। The Kakatiyas of Warangal ruled in the 12th and 13th century. Their kingdom lay between the Godavari and Krishna rivers. They were the followers of Shaivism, though Jainism and Vaishnavism also flourished in their kingdom. In the early 14th century, the kingdom was conquered by sultans of Delhi. मतलब ककतियाज ऑफ वरंगल, वरंगल जगह का नाम है और ककतियाज डायनेस्टी का नाम है। तो ये जो थे ये 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में रूल्ड करते थे, और उनका जो किंगडम था वो गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया था उसी में आता था। और ये जो थे शैविज़म के फॉलोअर थे, और उसके साथ साथ जैनिज़्म और वैष्णविज़्म भी उनके किंगडम में फ्लोराइज था, यानी कि बढ़ा चढ़ा था। मतलब वैसे लोग रहते थे जो फॉलोअर्स थे वैष्णविज़्म और जैनिज़्म के। और अर्ली 14th सेंचुरी में यानी कि 14th सेंचुरी के शुरुआती में जो किंगडम है वो दिल्ली के सुल्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया। The Hoysalas of Dwarasamudra ruled over the region covered by the present-day Karnataka. Vishnuvardhan was their most powerful king. Ultimately, their kingdom was also absorbed into Delhi Sultanate. मतलब ये जो थे होयसला ऑफ दवारासामुद्रा, ये भी एक डायनेस्टी था जो कि प्रेजेंट डे में कर्नाटका है उसी मतलब जगह पे ये पहले राज करते थे। और इसका जो मेन मतलब फेमस किंग था वो था विष्णुवर्धन। लेकिन ये जो किंगडम था ये भी जल्द ही एब्जॉर्ब कर लिया गया दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा। दिल्ली सल्तनत ने इस पर कब्जा कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।